हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव शिवहरे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, आज आपसे एक नया बीमारी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। कोविड के बाद में एक नई बीमारी जो बच्चों में बहुत कॉमन अभी देखने को मिल रही है, वो है मिस सी, MIS-C, मिस सी। मिस सी मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड। तो जो बच्चे कोविड पॉजिटिव थे, एक महीने पहले जो बच्चे कोविड पॉजिटिव थे या कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में थे, तो उन बच्चों में एक महीने बाद ये बीमारी देखने में आ रही है। तो ये बीमारी को पहचाने कैसे, पेरेंट्स को कैसे डाउट हो कि ये बीमारी उन बच्चों में, उनके बच्चों में हो सकती है। यदि कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव हुआ है और कोविड पॉजिटिव होने के एक महीने के बाद यदि उसको रिपीट बुखार आता है और बुखार 2-3 दिन से उतर नहीं रहा है या बुखार के साथ में दूसरे और भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे आंखें लाल होना, चेहरे या शरीर के कोई भी अंग में दाने निकलना, रैशेज जिनको बोलते हैं, रैशेज आना, या पेट से संबंधित लक्षण जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना। तो बुखार 3-4 दिन का बुखार जो उतर नहीं रहा है और इसके साथ में इनमें से कोई भी लक्षण यदि मिल रहा है, आंखें लाल हो रही हैं या शरीर में रैशेज आ रहे हैं या पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो रही है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो पेरेंट्स को तुरंत सचेत होना है और तुरंत अपने डॉक्टर से जाके सलाह लेनी है। यदि आंखें लाल हो रही हैं लेकिन बुखार नहीं है तो ये मिस सी नहीं होगा। यदि डायरिया, वॉमिटिंग हो रहा है, फीवर नहीं आ रहा है तो भी मिस सी नहीं होगा। सबसे मुख्य लक्षण है फीवर आना। लगभग 2 से 3 दिन का फीवर चल रहा है और फीवर के बाद में रैशेज आ रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं और डायरिया, वॉमिटिंग हो रहा है। तो मिस सी है क्या? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, मिस सी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड। मल्टी सिस्टम मतलब शरीर के एक से ज़्यादा अंगों में इसका इन्फेक्शन, इसका असर देखने को मिल रहा है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, शरीर के बहुत सारे अंगों में सूजन आ रही है, अंदरूनी सूजन आ रही है, जिसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का समूह, जिनको सिंड्रोम बोलते हैं। तो मिस सी और सी फॉर चाइल्डहुड, 0 से 19 ईयर्स तक के बच्चों में ये बीमारी बहुत कॉमनली अभी देखने को मिल रही है। तो जैसे ये बीमारी के लक्षण बच्चों में दिखते हैं तो अपने पेरेंट्स को तुरंत डॉक्टर से जाके, कंसल्ट से जाके मिलना है। तो डॉक्टर इन सिम्टम्स के आधार पे और कुछ जांचों के आधार पे इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये मिस सी बीमारी है या नहीं है। तो इन लक्षणों के बाद डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट बच्चों में कराते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, जिसमें अपने को प्लेटलेट्स का लेवल पता चलता है। इस बीमारी में प्लेटलेट का लेवल भी डाउन हो जाता है, प्लेटलेट भी कम हो जाती है। इसके साथ में CRP का एक टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं। ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को बताता है। नॉर्मली CRP का लेवल जो होता है वो 6 या 6 से कम होता है। तो इन बीमारियों में बच्चों में आज तो CRP का लेवल 6 से ज़्यादा क्या 200-250 तक भी मिल रहा है। तो CRP पॉजिटिव आता है, CRP का लेवल हाई आता है, प्लेटलेट कम मिलती है। और टेस्ट कराते हैं, जैसे एक टेस्ट डी डायमर का टेस्ट है। तो डी डायमर बताता है शरीर के अंदर में कहीं पर क्लॉटिंग तो नहीं चल रही है, कोई हिस्से में, हार्ट में, हार्ट की नसों में, फेफड़े में कहीं पर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट तो नहीं हो रहा, क्लॉटिंग तो नहीं चल रही है। तो डी डायमर का लेवल नॉर्मली 500 के अंदर रहता है। तो मिस में CRP का लेवल और डी डायमर का लेवल ये बढ़ जाते हैं। डी डायमर का लेवल भी 2000, 2500, इवन 10,000 तक भी कुछ बच्चों में मिल रहा है। इसके अलावा चौथी जांच जो आपको डॉक्टर कराते हैं वो है BNP। BNP एक मार्कर होता है जो हार्ट के अंदर मिस बीमारी के कारण से जो अफेक्ट हुआ है, हार्ट में जो गड़बड़ियां आई हैं, उसमें BNP का लेवल बढ़ जाता है। तो BNP का लेवल बहुत हाई मिलता है। तो ये सब जांचों के आधार पे और सिम्टम्स के आधार पे
डॉक्टर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बच्चे को मिस सी का बीमारी है या नहीं है। तो इस बीमारी में कॉमनली अफेक्ट होने वाले ऑर्गन कौन कौन से अंग सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है हार्ट। और हार्ट जब प्रभावित होता है तो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी रहती है, ब्लड को पंप करने की क्षमता जो रहती है, जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, वो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसको कैसे पता करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर इको कराते हैं, जिससे पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है। दूसरा, हार्ट की जो नसें रहती है, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इन कोरोनरी आर्टरीज में फूलन हो जाती है, डायलेट हो जाती है, आर्टरीज मोटी हो जाती है। तो इन आर्टरीज में डायलेट होने के कारण से हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स भी आते हैं। ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी में हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। तो बच्चे में यदि हार्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, हार्ट पंप अच्छे से नहीं कर पा रहा है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन 35-40% तक भी कम हो जाता है, तो इससे बच्चे का बीपी लो होने लगता है, बच्चे शॉक में जाने लगते हैं। तो डॉक्टर बच्चों को आईसीयू में एडमिट करके तुरंत इलाज चालू करते हैं। बीपी बढ़ाने के लिए, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जिन्हें हम आयनोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे एड्रेनलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, डोपामीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इन दवाइयों के माध्यम से बीपी को मेंटेन किया जाता है, बीपी को नॉर्मलाइज किया जाता है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ काम आती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के इंजेक्शंस तुरंत स्टार्ट करने पड़ते हैं, जिससे बीमारी वहीं के वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। बस इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ समस्या ये है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली दवाई है। लेकिन समय से भी मरीज को मिल जाए तो बीमारी इमीडिएट रुक जाती है, प्रोग्रेस नहीं हो पाती, बढ़ नहीं पाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अलावा दूसरी और भी दवाइयाँ, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन। आजकल सभी कोविड के बाद से सभी को इस मिथाइल प्रेडनिसोलोन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। बहुत सारे मिथ्स भी हैं लोगों के बीच में कि ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर जब देते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन तो प्रॉपर डोज में और प्रॉपर बीमारी को देखकर ही देते हैं, जिससे मरीज को बहुत फायदा होता है और ये जान बचाने के लिए बड़ी कारगर दवाइयाँ साबित होती हैं। इसके अलावा और भी दवाइयाँ काम आती हैं, जैसे इकोस्प्रिन की टैबलेट्स देते हैं, जिससे कि कोरोनरी हार्ट की जो नसों में क्लॉटिंग कम होता है, क्लॉटिंग रोकने के लिए इकोस्प्रिन की टैबलेट भी दी जाती है। और जो डी डायमर जो बढ़ा हुआ शरीर के अंदर जो थक्का जम रहा है, उसको रोकने के लिए एनॉक्सैप्रिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो ये सब दवाइयाँ यदि आईसीयू सेटअप में डॉक्टर की निगरानी में बच्चे को सही टाइम पे मिल जाए तो बीमारी को 2 से 5 दिन के अंदर ही कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चे 5-6 दिन के अंदर छुट्टियों के चले भी जाते हैं। और यदि माँ बाप से चूक हो गई, माँ बाप ने डॉक्टर को दिखाने में थोड़ा देर कर दिया, तो बीमारी प्रोग्रेस भी हो सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी के अंदर जो भी हार्ट में बदलाव हुए थे, इलाज के बाद में 100% रिकवरी हो जाती है। परमानेंटली कोई भी डैमेज बच्चे के दिल में, बच्चे के दिल की नसों में, कोरोनरीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचती परमानेंट। कुछ बच्चे 1 महीने में पूरे कंप्लीट ठीक हो जाते हैं, कई बच्चों में 1.5 महीना, 2 महीना, कई बार 3 महीना तक लगता है। लेकिन ये बीमारी कंप्लीटली ठीक होने वाली बीमारी है यदि समय से बच्चे को इलाज मिल गया तो मेरा ये वीडियो बनाने का, मेरा आपसे डिस्कस करने का मोटो, मेरा जो उद्देश्य यही था कि पेरेंट्स को अवेयर करना इस बीमारी के बारे में, और लक्षण मिलने के स्टार्टिंग में ही अपन डॉक्टर से मिल लें। कुछ डाउट हो रहा है यदि मन में अपने को, तो डॉक्टर से सलाह लें, और डॉक्टर इन सिम्टम्स के आधार पे, कुछ जांचों के आधार पे ये कंफर्म करेंगे कि ये मिस बीमारी है कि नहीं है बच्चे को। और यदि बीमारी है तो इसका इलाज है, और समय से इलाज होने से कंप्लीट ठीक हो जाती है, बीमारी बढ़ नहीं पाती है, और कई बार तो आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो माँ बाप बहुत जल्दी लेके आते हैं, उनका इलाज सही समय से हो जाता है, तो उनको आईसीयू में भी नहीं भर्ती करना पड़ता। इवन रूम में रख के, जनरल वार्ड में रख के उनको ट्रीटमेंट देके छोटी मोटी दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों में यदि बुखार के साथ आंखें लाल, रैशेस, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, और बच्चा यदि 1 महीना पहले पॉजिटिव था या 1 महीना पहले पॉजिटिव मरीज के संपर्क में था, तो ये लक्षण मिलने पे आप तुरंत
अपने कंसल्टेंट, कोई भी आपका जो कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन है, कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसको आप दिखाते हैं, उनके पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़िए और इलाज लीजिए। धन्यवाद।